हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डेटा प्रेपरेशन और डेटा क्लीनिंग। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये डेटा को प्रिपेयर करना क्यों पड़ता है और क्या मतलब होता है इसका। तो अगर आप लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस वाले वीडियोस देखे हैं तो आपने सीखा होगा कि डेटा को किस तरह स्टोर किया जाता है और फिर क्वेरी किया जाता है। अब डेटा को स्टोर और क्वेरी करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, पर इस बीच में एक स्टेप और करना ज़रूरी है, देखना कि हमारा डेटा सही फॉर्मेट में है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, एनालाइज करने लायक है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं ये दो टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी कि डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है और फिर उस डेटा से हम क्या सवाल पूछ सकते हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस डेटा से ताकि उसे आगे एनालाइज कर पाएँ। अब ये क्लीन डेटा क्यों चाहिए हमें? इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि data cleaning is the process of identifying and correcting errors and inconsistencies in data sets so that they can be used for analysis. इन बड़े बड़े वर्ड्स का मतलब क्या है? तो डेटा क्लीनिंग में हम पहले तो देखते हैं कि क्या गलतियां हैं, एरर्स क्या हैं हमारे डेटा में और उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज यानी कि कुछ डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है, तो उन फॉर्मेट्स को भी ठीक करना पड़ेगा इसके पहले कि हम एनालिसिस कर सकें डेटा की। तो डेटा क्लीनिंग का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे डेटा एनालिसिस की एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है। हमारे डेटा को हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं आगे डिसीजंस बनाने के लिए और एनालिसिस भी इजी हो जाता है। अब सोच के देखिए कि अगर मैं कोई कंपनी का सेल्स डेटा एनालाइज कर रही हूँ, पर उस सेल्स डेटा में सिर्फ मेरे पास 6 महीने का डेटा सेट है, बाकी 6 महीने का नहीं है। लेट्स से मेरे पास जनवरी टू जून का डेटा है, जुलाई टू दिसंबर का डेटा मिसिंग है। अब अगर मैं उस डेटा को लेके प्रिडिक्शन करने लगूं कि हमारे तो ये महीने साल के सबसे अच्छे होते हैं सेल्स के लिए, तो वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि मे बी जो त्योहारों का सीज़न होता है सितंबर के बाद में, उसका डेटा नहीं है मेरे पास में। तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि त्योहारों में हमारे सेल्स क्या होंगे हमारी कंपनी के। तो इस तरह से डेटा सेट की एक्यूरेसी, यूजेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बिज़नेस के सही डिसीजंस ले पाएँ। तो डेटा को क्लीन क्यों करना है ये तो अब हमने समझ लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे करना है वो अब समझेंगे। आई एम सो सॉरी दैट दिस स्लाइड इज़ टू बिज़ी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड पे, पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रेजेंट करना चाहती थी, तो बेयर विथ मी। सबसे पहला तरीका और जो आसान तरीका है वो है गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करके। ये हमें यूज़ करना चाहिए जब थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं या डेटा हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मेनली डेटा की फॉर्मेटिंग ठीक करनी है हमें। तो किस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं हम? और डुप्लिकेट डेटा हटा सकते हैं, इररेलेवेंट डेटा यानी कि जो काम का नहीं है, जो कॉलम्स हमें यूज़फुल नहीं है एनालिसिस के लिए, वो हटा सकते हैं। सिंपल चीज़ें जैसे कि स्पेलिंग एरर्स या फॉर्मेट सही फॉलो नहीं किया है, डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन नहीं फॉलो हो रहा है डेटा में, ये सब हम फिक्स कर सकते हैं बहुत काफ़ी आसानी से। आप देखेंगे कि हम जो फीचर्स यूज़ करेंगे वो है फाइंड एंड रिप्लेस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन। ये सब हमने हमारे गूगल शीट्स के कोर्स में भी कवर किया हुआ है, जो हमारे क्वेस्ट सेंटर के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका है जो सीक्वल यूज़ करना बिग क्वेरी में, जो हमने हमारे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस कोर्स में सीखा था। ये हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना चाहिए डेटा के। जब हम डेटा क्लीनिंग सीक्वल यूज़ करने पे आएंगे तब मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी। अभी हम सिर्फ गूगल शीट्स पे फोकस करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में 3 डेटा सेट्स लिए हैं और मैं उनको अलग अलग तरीके से आपको क्लीन करके दिखाऊंगी।
ये एक बहुत ही बेसिक डेटा सेट है जो एम्प्लॉई डेटा है कि एम्प्लॉयज़ ने एक कंपनी को कब ज्वाइन किया, उनकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम, एज, ईमेल, उनकी ज्वाइनिंग डेट और फ़ोन नंबर। अब अगर आप जस्ट क्विकली इस डेटा को स्टेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। अब कॉलम बाय कॉलम स्कैन करते हैं। अब नाम में तो मुझे कोई इशू नहीं दिख रही है, पर एज कॉलम पे फोकस करिए। आप देख रहे हैं कि ये एजेस तो 200 इयर्स एज होना तो मुश्किल ही है किसी एम्प्लॉय की। और ये -5 का क्या मतलब है, नैन का क्या मतलब है, ये सब वैल्यूज़ गलत हैं। इन्हें हमें फ़िक्स करनी पड़ेगी इससे पहले कि हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ किस रेंज एज ग्रुप में हैं, किस एज ग्रुप में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, किस एज ग्रुप में कम हैं, एक्सेट्रा। हम सबसे पहले ये बैड एज वैल्यूज़ को फिक्स करेंगे। फिर अगर आप कॉलम बाय कॉलम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट इश्यूज़ और कॉलम्स में भी है। ईमेल कॉलम में जैसे कि यहाँ पे जैसे @ साइन ही मिसिंग है, यहाँ पे .com मिसिंग है। तो अगेन अगर यहाँ पे आई गेस ये तो वेबसाइट का एड्रेस लग रहा है, यहाँ पे भी @ साइन मिसिंग है। तो इन फॉर्मेट्स को भी ठीक करना चाहिए ताकि अगर हमें पता करना हो कि यूज़र नेम्स क्या हैं और हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है कि यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन @ साइन के पहले होती है, तो ये यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए फॉर्मेट सही होना ज़रूरी है। सिमिलरली जॉइन डेट में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट का फॉर्मेट एक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि आई गेस 15 मंथ नहीं हो सकता, तो ये डेट है और ये मंथ है, पर इसमें फॉर्मेट चेंज हो गया है। और अगेन फ़ोन नंबर में भी आप देख रहे हैं कि कुछ जगह छोटा है फ़ोन नंबर, कुछ डिजिट्स मिसिंग है, यहाँ पे एक @ साइन आ गई है, यहाँ पे स्पेस है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग इश्यूज़ भी फिक्स कर देनी चाहिए एनालिसिस के पहले। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इस डेटा को क्लीन करेंगे। पहला स्टेप होगा कि हम एज कॉलम को फिक्स करते हैं ये इफ़ स्टेटमेंट लेके। तो चलिए हम अपनी गूगल शीट में चल के इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारा एम्प्लॉई डेटा सेट था जो हमें क्लीन करना है उसे गूगल शीट्स में कॉपी कर लिया है। अब हम बारी बारी से हर कॉलम को क्लीन करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी क्लीन शीट बनाई है, उसके फार्मूलाज लगा के आई विल वॉक यू थ्रू दिस। तो सबसे पहले तो एज कॉलम को लेते हैं और एक डेटा वैलिडेशन रूल डालना चाहिए हमें कि एज वैलिड तभी होगी अगर वो लेट्स से हमारे एम्प्लॉयज़ आर ग्रेटर देन 21 years old and less than let's say 90. I mean, I know it's a high age, but whatever. We are a private company और हम अलाउ करते हैं रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉयज़ को काम करना। हम यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन रूल डालेंगे सबसे पहले। और अगर आप लोगों को याद हो हमारे गूगल शीट्स की क्लास से कि डेटा वैलिडेशन रूल डालने के लिए हम डेटा वाले ऑप्शन पे आते हैं और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रूल डाला हुआ है ऑलरेडी, उसको अपडेट करते हैं। इसमें बेसिकली इस शीट 1 क्लीन यानी कि इस शीट पे आके सी कॉलम में 1 to 1000 रोज़ में, तो एंटायर सी कॉलम के लिए मैंने डाला है क्राइटेरिया इज़ दैट इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21, यानी कि इट इज़ द डेटा इज़ करेक्ट ओनली इफ़ इट इज़ greater than or equal to 21. Basically ये डाल सकते हैं instead of greater than or equal to we can say is between 21 and 90. So 90, and if the data is invalid show a warning. तो हमें basically हमारा data should be between 21 and 90 और अगर data correct नहीं है तो हमें एक warning दिखाई जाएगी। और ये रूल हमने अप्लाई कर दिया है, ये अपडेट हो गया है हमारा रूल। और अब हम आके इस कॉलम पे देखेंगे कि देखिए ये दिखा रहा है कि ये इनवैलिड है बिकॉज द नंबर नीड्स टू बी बिटवीन 21 and 90। अगर मैं एक और एंट्री डालने जाऊँ ऑफ लेट्स से 95, ऑटोमेटिकली मैंने क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी डाली हुई है
और तो ये रेड हो गया और ये बोल रहा है कि ये वैल्यू इनवैलिड है बिकॉज इट मस्ट बी अ नंबर बिटवीन 21 एंड 90। मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दिखा देती हूँ कि कैसे हमने ये रेड किया है। जो भी वैलिड वैल्यूज़ नहीं हैं उसको हमने रेड कलर में शो किया है। तो उसके लिए हम फॉर्मेट पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये देखिए मैंने एक रूल डाला हुआ है विच इज़ इफ़ वैल्यू इज़ नॉट बिटवीन 21 एंड 90 मेक इट रेड फॉर्मेटिंग स्टाइल। एंड ये मैंने C और D कॉलम्स के लिए डाला है एंड आई विल कम टू व्हाट वी आर डूइंग इन D कॉलम लेटर। ओके, सो जस्ट टू रिकैप, अभी तक हमने एज कॉलम में डेटा वैलिडेशन रूल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स दोनों यूज़ किए हैं। डेटा वैलिडेशन में वी आर मेकिंग श्योर दैट द एज इज़ बिटवीन 21 एंड 90 एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर द एज इज़ आउट ऑफ दैट रेंज हम उसे रेड में शो कर रहे हैं। अब आते हैं कि इन गलत वैल्यूज़ का क्या करना चाहिए हमें। तो उसके लिए मैंने एक और कॉलम ऐड करी है with the corrected data and I call it age corrected and इसमें let's see what formula I have used। मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं, अगर आप लोगों को याद होगा if कैसे काम करता है, नहीं तो you can do a quick Google search and say if डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली Google हेल्प का पेज आ जाता है जिसमें if फंक्शन का कैसे यूजेज होना चाहिए वो बताता है। सिंटैक्स उसका हेल्प है कि अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो नेक्स्ट वैल्यू बताएगा कि अगर ट्रू है तो कौन सी वैल्यू यूज़ करनी चाहिए, अगर फॉल्स है तो कौन सी वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। तो कमिंग बैक टू आवर फॉर्मूला, इफ़ दिस इज़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ट्रू then the value that will be added in the cell is C2 का value, otherwise leave it blank। अब ये logical expression का मतलब क्या है? I don't know आप लोग and और or से familiar हैं कि नहीं तो again you can ask for help। And function returns true if all of the provided arguments are true and false if any are logically false। Coming back here कि ये एंड एक्सप्रेशन को पहले इवैल्यूएट करते हैं। एंड C2 लेस देन 90 एंड C2 ग्रेटर देन 21, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होते हैं, यानी कि अगर जो वैल्यू है वो 90 से कम है इस सेल की, यानी कि C2 सेल की वैल्यू 90 से कम है और 21 से बड़ी है, तो ही ये पूरा एक्सप्रेशन एंड वाला ट्रू होगा। और जब ये ट्रू होगा तो उस सेल में C2 की वैल्यू दी जाएगी। ये जो वैल्यू 100 है यानी C2 सेल की वैल्यू है, ये अगर 90 से कम है और 21 से बड़ी है तो यहाँ पे जो D2 सेल है उसमें वैल्यू जो C2 की है वो डाली जाएगी, नहीं तो ब्लैंक डाला जाएगा। और क्योंकि 100 डज नॉट मीट दिस एंड कंडीशन, ब्लैंक डाला जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे, अगेन दिस फॉर्मूला विल इवैल्यूएट फॉर C3 द नेक्स्ट रो एंड बिकॉज 45 इज़ बिटवीन 21 एंड 90, यहाँ पे C3 की वैल्यू दी जाएगी यानी कि 45। तो इस तरह से हर रो में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो की वैल्यू ली जा रही है C कॉलम में से और करेक्टेड एज वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। जो एज वैल्यूज़ इनवैलिड हैं उनके जगह ब्लैंक आ रहा है।